बोनस रेलवे के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को देने का ऐलान किया गया। वहीं टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पीएम मित्र योजना होगी लॉन्च। 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क होंगे स्थापित। संबित पात्रा ने निष्पक्ष जांच के दौरान राहुल गांधी के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा, लखीमपुर घटना के अफसर के रूप में देख रहे हैं कांग्रेस, वहीं राहुल गांधी फैला रहे हैं भ्रमजाल। कोविड संक्रमण के खिलाफ जंग में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि। रिकवरी रेट मार्च 2020 के बाद अपने सर्वोच्च स्तर 97.94% पर। देश में 92 करोड़ से अधिक लगी कोरोना की वैक्सीन। WHO कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग पर अगले सप्ताह लेगा फैसला। और विदेश सचिव ने दिल्ली में अमेरिकी उप विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने कहा, भारत प्रशांत क्षेत्र और दुनिया भर में शांति स्थिरता बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कायम रखना और मजबूत करना। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में स्वायत्त योजना के अंतर्गत 1.71 लाख लाभार्थियों को अधिकार अभिलेख का उन्होंने वितरण किया। वहीं राज्य में लाभार्थियों को योजना के तहत ई कार्ड मिला। योजना के तहत ग्रामीण आवासीय क्षेत्र के निवासियों को उनकी संपत्ति का अधिकार चिन्हित कर उन्हें दिया जा रहा है। स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्राप्त करना है। वहीं पे ये योजना शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीणों द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संसाधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। जिन नागरिकों के पास अपनी प्रॉपर्टी के कागज नहीं होते, उन नागरिकों की वित्तीय क्षमता हमेशा कम रहती है और कम होती जाती है। प्रॉपर्टी के पेपर ना होना एक विश्वव्यापी समस्या है। इसकी बहुत चर्चा नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े देशों की ये बहुत बड़ी चुनौती है। साथियों, स्कूल हो, अस्पताल हो, भंडारण की व्यवस्था हो, सड़क हो, नहर हो, फूड प्रोसेसिंग उद्योग हो, ऐसी हर व्यवस्था के निर्माण के लिए जमीन की जरूरत होती है। लेकिन जब रिकॉर्ड ही स्पष्ट नहीं होता, तो ऐसे विकास कार्यों में सालों साल लग जाते हैं। इस अव्यवस्था से भारत के गांवों के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। महाराष्ट्र में एंटी नार्कोटिक्स सेल के डीसीपी इस समय मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे वहां का रुख करते हैं। 10 करोड़ की वर्थ है। गांजा 3565 kg विच इज वर्थ 7.2 करोड़। ऐसे अभी तक के 1 जनवरी से लेके अब तक हमने 3332 केसेस टोटल केसेस किए हैं, और जिसमें हमने 3573 लोगों को अरेस्ट किया है। और टोटल सीजर, आई विल रिपीट द फिगर अगेन, टोटल सीजर 3807 kgs का सीजर है, विच इज वर्थ 86 करोड़। आई विल रिपीट द फिगर्स मेड आउट सो फार। टोटल 3332 cases in which 3573 persons were arrested. Contraband goods seized
where 3,807 kgs worth 86 rupees. 86 crores. इसी को मैं मराठी में बताऊं फिर से, या जरूरत नहीं है? 1 जानेवारी 21 पासून ते आत्तापर्यंत मुंबई पोलीस मधील अँटी नार्कोटिक सेल आणि पोलीस स्टेशनचे युनिट्स, पोलीस स्टेशनची कारवाई अशी दोघांची मिळून उल्लेखनीय कामगिरी झालेली आहे या कालावधीमध्ये. यामध्ये आपण टोटल 8.5 किलो हेरोईन जप्त केलेला आहे, ज्याची किंमत 23 कोटी आहे. चरस 70 किलो जप्त केलेला आहे, ज्याची किंमत 17 कोटी आहे. कोकेन 4.5 किलो जप्त केलेला आहे, ज्याची किंमत 10 कोटी आहे. MD 42 kg, ज्याची किंमत 26 कोटी आहे. अशा एकूण आत्तापर्यंतच्या या वर्षामध्ये 2021 मध्ये आत्तापर्यंत आपण 3,332 केसेस केलेले आहेत आणि या 3,300. तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, सीधे मुंबई से हम आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे, जहां पर महाराष्ट्र में एंटी नार्कोटिक सेल के डीसीपी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. आगे बढ़ते हैं. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने रेल कर्मचारियों को बोनस दिए जाने को मंजूरी दी है. इससे 11 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को लाभ होगा. माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय किया गया है कि इस साल भी 78 दिन के बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को, और ये नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज के लिए होता है. 11,56,000 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज इससे लाभान्वित होंगे और कुल मिलाकर 1,985 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय होंगे. फॉर्मूले के आधार पर 72 दिन का बनता था, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया. इससे रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में रेलवे में और मुनाफा हो और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो, उस दिशा में भी इसका लाभ मिलने वाला है. और वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मित्र योजना को भी हरी झंडी दिखाई है. इस योजना से टेक्सटाइल क्षेत्र को बहुत फायदा होगा. प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स पीएम मित्र योजना आज उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की है. 4,445 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय है इसमें अगले 5 वर्षों में, और 7 नए टेक्सटाइल पार्क्स पीएम मित्र के तहत देश में अलग अलग इलाकों पे प्रमोट किए जाएंगे, जिससे लगभग 7 लाख लोगों को तो डायरेक्ट और 14 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का साधन बने, ये हमारी कल्पना है. इसके बारे में राज्यों से बात हुई है. अभी तक 10 राज्यों ने तो ऑलरेडी इंटरेस्ट भी दिखाया है. उधर भाजपा ने लखीमपुर की घटना को दुखद करार देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है. भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि लखीमपुर की घटना के बाद किसान संगठनों और राज्य सरकार ने निष्पक्ष जांच को लेकर सहमति बनाई थी और इस संबंध में जांच गति भी पकड़ रही है. लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी का बयान शांति भंग करने वाला, भ्रम पैदा करने वाला और हिंसा भड़काने वाला है. मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता. आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी.
irresponsibility has become the second name of Mr. Rahul Gandhi. और वहीं लखीमपुर खीरी में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए भाजपा ने कहा कि विशेषज्ञों पर सवाल उठाकर भ्रम फैलाना ही राहुल गांधी का काम है। पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? एक एक्सपर्ट बॉडी है जिन्होंने इसी विषय पे अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने कंक्लूजन को दिया है एक साइंटिफिक प्रोसेस के बाद। उस विषय पर भ्रम फैला देना और कहीं ना कहीं इस विषय पे एक अशांत वातावरण बन जाए, उसके लिए प्रयास करना, यह आज स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा था। और वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप लगाए कि लखीमपुर की घटना पर राजनीति कर गांधी परिवार अपनी खोई राजनीतिक जमीन हासिल करने का प्रयास कर रही है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, उसको एक इस रूप में देखना कि उसके माध्यम से वो अपने परिवार के साख को बचा सके, trying to derive political mileage out of a tragic incident, tragic situation is what the Gandhi family is trying to do. भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस के आरोप के जवाब में भाजपा ने तंज कसा और कहा कि जब पूरा गांधी परिवार बेल पर बाहर हो तो बार बार चोरी नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने आज कहा भयंकर चोरी हो रही है देश में, भयंकर चोरी हो रही है, एमएसएमई से चोरी हो रही है, किसानों से चोरी हो रही है, बाकी सभी वर्गों से चोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है। राहुल गांधी जी, एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है जो पूरा का पूरा परिवार, मां, बेटे, दामाद, जो सारे लोग चोरी के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर हो, वो चोरी दिन में 5 बार नहीं करना चाहिए। और वहीं भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार चयनात्मक राजनीति करना छोड़ दे और राजस्थान हनुमानगढ़ में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल पूछ ले। राहुल जी, एक सवाल आज भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछ रही है। ये जो चयनात्मक राजनीति आप करते हैं, सिलेक्टिव राजनीति आप करते हैं, हमने टीवी के माध्यम से देखा हनुमानगढ़, ये तो राजस्थान में, हनुमानगढ़ में धान की खरीदी के लिए जो किसान प्रशासन के सामने गए थे, उन किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके, उनके सर को फोड़ करके, उनको हताहत करके आज अस्पताल में वो किसान भर्ती है। एक भी फोन कॉल आपने गहलोत जी को किया है? उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि लखीमपुर मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा ना जाए और पूरे पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाए। बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार और सभी अधिकारियों के अथक प्रयास से शांति व्यवस्था कायम रही है। अब विवेचना के लिए भी तेजी लाई जाएगी और जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, तो इसमें अब आगे की आवश्यक कार्रवाई होगी। चूँकि अब सभी शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, तो अब पुलिस आगे की कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू करेगी। प्रशांत कुमार ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन अब लखीमपुर खीरी में 5-5 के समूह में लोगों को जाने की अनुमति दे दी गई है। रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए थे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही किए गए थे और अब जबकि चीज़ें अनुकूल हो रही हैं तो लोगों को धारा 144 के मद्देनज़र 5-5 की टोली में जाने की अनुमति स्थानीय प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। उधर उपराष्ट्रपति त्रिपुरा की यात्रा पर हैं। अगरतला में मुख्यमंत्री विप्लव देव ने उपराष्ट्रपति का नागरिक अभिनंदन किया। उपराष्ट्रपति ने अगरतला स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 440 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जलवायु के अनुकूल सड़कों की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने संबंधित परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार समग्र विकास के लिए हर कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के लिए सड़क, रेल के संपर्क साधन और मार्ग बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी एक अहम टूल है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की।
massive infrastructure development is taking place in the Northeast region under the Act East policy, not the Look East, Act East policy, with a fair share of it happening in Tripura. I'm happy to note that leveraging this infrastructure development, the present government of Tripura has taken several initiatives to boost social and economic development of the state. सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद ग्रीन क्रैकर्स के नाम पर प्रतिबंधित केमिकल वाले पटाखे बेचे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि लोगों की जान की कीमत पर हम उत्सव मनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को उनकी रिपोर्ट से साफ है कि कई निर्माताओं के पास से बेरियम बरामद हुआ है, जिसके उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि पटाखा उत्पादों के एक समूह ने कहा है कि कुछ की गलती की सजा सारे पटाखा उत्पादकों को नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 26 अक्टूबर को मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन ने आज दिल्ली में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात की। दोनों के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत अमेरिका रिश्तों में हाल में बहुत मजबूती आई है। There are important geopolitical changes that have taken place. And of course, our foreign policies need to be agile and responsive to the situations that we confront. Over the past few decades, but more in the past few years, I think our relationship has seen a very, very steady growth in both in substance, pace, and momentum. And the solid foundation in bilateral ties, the enhanced level of understanding and trust have led to more active and regular engagements in matters of strategic interest as well as in global issues. अमेरिका की उप विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र और दुनिया भर में शांति और स्थिरता के लिए नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। Way to preserve peace and stability in the Indo-Pacific and around the world is by upholding and strengthening the rules-based international order that helps people everywhere thrive. As Prime Minister Modi's recent visit to Washington and the Quad Leaders Summit that took place just over a week ago demonstrated, ours is an indispensable partnership. There is no challenge that the United States and India cannot overcome when we work together. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके बताया कि विदेश सचिव ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री के साथ रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों ने कोविड-19, सुरक्षा एवं रक्षा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और स्वच्छ ईंधन तथा लोगों के बीच संपर्क जैसे द्विपक्षीय मामलों पर बात की। उन्होंने क्षेत्रीय हितों के मुद्दे, विशेषकर अफगान मामले और संयुक्त राष्ट्र संबंधी विषयों पर चर्चा की। दोनों ने मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। इसमें क्वाड के अंतर्गत सहयोग जारी रखना भी शामिल है। और वहीं आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। इसके तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी सप्ताह भर के विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस सिलसिले में एक विशेष व्याख्यान का आयोजन हुआ। वर्चुअल माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में ड्रग डिस्कवरी @75 विषय पर चर्चा हुई। इस दौरान देश में औषधि विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति पर बात हुई। उधर दिल्ली के क्लबों व हाई सोसाइटी पार्टियों में ड्रग्स आपूर्ति करने वाले विदेशी नागरिकों के गिरोह का दिल्ली पुलिस की द्वारिका डिस्ट्रिक्ट ने पर्दाफाश किया। इस मामले में 3 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इनके नाम स्टेनले, पीटर व हेनरी हैं। तीनों यहां अवैध तरीके से रह रहे थे। भारत में प्रवेश के लिए इन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर का इस्तेमाल किया और दिल्ली पहुंच गए। यहां मोहन गार्डन इलाके में ये रह रहे थे। द्वारिका जिला पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी ने बताया कि जिले के मादक पदार्थ निरोधक दस्ते के सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद की टीम को इन आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। इनके पास से 5.80 किलोग्राम मादक पदार्थ की बरामदगी की गई है और इसमें 1.30 किलोग्राम शुद्ध हीरोइन शामिल है। इसके अलावा शेष रासायनिक पदार्थ भी हैं जो हीरोइन की मात्रा को बढ़ाने व और नशीला बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। उपायुक्त ने बताया है कि द्वारिका जिला में
हेरोइन की ये अभी तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट जिले में एक बड़ी कामयाबी मिली और 13 करोड़ की हेरोइन यहां बरामद की गई है। इस पर बात करने के लिए डीसीपी द्वारका हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर जी, कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं और जिस तरह से इन्होंने लगातार एक गैंग बना रखा, कैसे आपने इसको बस्ट किया? देखिए, प्रयास तो हमेशा हमारा रहा है, लेकिन माननीय सीपी साहब ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जितने ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैं और अगर इसमें इलीगल फॉरेन नेशनल्स पाए जाते हैं और ये काम करते हैं तो उनके बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि बड़े सख्त कदम लिए जाएं, ठोस कदम लिए जाएं। तो छोटी मोटी कार्रवाई तो हुई है, लेकिन पहली बार द्वारका में हमने बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की, बड़ा गैंग बस्ट करने की कोशिश की है और उसी दिशा के प्रयास में हमारे जो एंटी नारकोटिक सेल है, हेडेड बाय विजय सिंह एंड डन बाय SI सुभाष चंद, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पहली बार 13 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई है। उस हेरोइन 1 किलो 300 ग्राम की मात्रा थी और प्योर हेरोइन की, और 5 किलो के लगभग का इन्होंने अलग केमिकल रखा था। ये मिला के उसकी क्वांटिटी बढ़ा के उसके बाद अलग अलग इलाकों में बेचते थे। अभी तफ्तीश और जारी है कि ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता था, लेकिन लाया इसको नाइजीरिया से रशिया के थ्रू बांग्लादेश होते हुए लाया जाता था और ये पोर्ट्स के माध्यम से भी आते हैं। थोड़ी सूचना हमें ये भी है कि कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग कौन कौन से पोर्ट्स पर हैं। ये जिस तरह से ये उत्तम नगर, मोहन गार्डन और वेस्ट दिल्ली की तरफ ज़्यादा पसरे हुए हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए क्या मैसेज है? इन लोगों को कैसे रखा जाए, इनकी क्या वेरिफिकेशन की जाए, कहाँ लैप्सेस हो रहे हैं? कमिश्नर साहब ने कहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व हो, चाहे वो क्राइम करता हो, हार्बर करता हो, फैसिलिटेट करता हो, कोई भी करता हो, तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम, ठोस कदम लिए जाएंगे। तो अगर कोई लैंडलॉर्ड इनको पनाह दे रहा है जानते हुए कि ये लोग काम कर रहे हैं इलीगली, कोई डीलर अगर ये सोच रहा है कि वो अब हमारी पैनी नज़र से बचेगा, कोई एजेंट जो इनके लीडर्स होते हैं, अगर इनको लगता है कि ये बच जाएंगे, तो मैं आपको ये विश्वास दिला दूं, द्वारका जिले में कोई भी थाने में आने वाले दिनों में जगह नहीं है इनके लिए। बिल्कुल, द्वारका जिले में इनके पास कोई जगह नहीं है और जिस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस काम कर रही है और काफ़ी बदलाव के मद्देनजर ये काम किया जा रहा है, तो एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है यहाँ पर। कैमरा शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। साल 2021 का रसायन विज्ञान में 2 लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोनों ने आणविक निर्माण के लिए